अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले साल में 3 बजट पेश किए। क्या 3 बजट पेश करने के बाद भी मुआशी और इक़्तिसादी बहरान को ख़त्म किया गया? मुआशी बहरानों पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने मुआशी टीम को भी तब्दील किया। टैक्स बेस और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत इस साल में कहाँ तक कामयाब हुई? कौन कौन से नए टैक्सेस लगाए गए? कौन कौन से टैक्स ख़त्म किए गए? इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन अली कादरी साहब। आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और चेयरमैन हैं आई कैप कमेटी लाहौर टैक्स बार के, और उनके साथ मौजूद हैं राव खुर्शीद अली खान। आप सदर हैं बिजनेस एग्जेक्टिव लायंस क्लब इंटरनेशनल के। उनके साथ मौजूद हैं लुबना भायत, वुमेन चैम्बर से आपका ताल्लुक़ है, इकोनॉमिस्ट भी हैं और तजिया कार भी हैं। नाजरीन, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी रिपोर्ट जानते हैं। जो आम आवाम है, कंज्यूमर है, जब तक उसको एक चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी तो हमें इस नया पाकिस्तान में जाने की कोई फ़ायदा नहीं है। नया पाकिस्तान बना हुआ 1 साल हो गया है, तो लोग तो ये समझते हैं, बल्कि हम भी ये कहते हैं यार पुराना पाकिस्तान ही में बेहतर था जिसमें महंगाई तो कम थी। इन्होंने जो फंडिंग या एड जो सपोर्ट ली है फॉरेन कंट्री से, उसका कोई हमें इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी में कि उसका असरात जो हैं पाकिस्तान की आवाम के ऊपर क्या पड़े हैं। आवाम वैसे की वैसी है और इसमें महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, टैक्स कलेक्शन ऐसे नहीं होती है, सिर्फ कलेक्शन ही कलेक्शन नहीं, बल्कि इसका एक्सपेंडिचर ये जा कहाँ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। CNIC की जो कंडीशन है इस वक्त जो इम्पोज की गई है, जो फर्स्ट डे आज से जो मतलब है कि इम्प्लीमेंट हो चुकी है, इसमें लोग पैनिक हुए हुए हैं कि लोग समझ रहे हैं कि अगर हम CNIC दे देंगे तो पता नहीं हमारे अगेंस्ट क्या चीज़ मतलब है कि हमारे क्या खिलाफ हमारे एक्शन होगा। तो लिहाजा इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको थोड़ा सा प्रलॉन्ग करे और इसमें रिलैक्सेशन दे। टैक्सेस तो हुकूमत ने सही लगाए हैं और काफ़ी हद तक लोगों को अवेयरनेस भी दिया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में शामिल हों। लेकिन हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि इस टैक्स के लिए जितने भी हम आवाम हैं उसको कुछ ना कुछ रिलीफ भी दे। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर टैक्स का काम करने वाले लोगों का एक तशहीरी इदारा बना हुए हैं और वो कोशिशें कर रहे हैं कि तमाम कौम को पकड़ के किसी तरह से FBR के सामने पेश कर दिया जाए, चाहे उनका टैक्स बनता है या नहीं बनता। हर वो प्रवीण ऐड की गई है कि लोगों को लिटिगेशन में डाल दिया जाए, और लिटिगेशन हमेशा टैक्स गुजारों के लिए या आवाम के लिए कॉस्टली होती है। मेरा ये कहना है कि अगर मदीना की रियासत वाले ये समझते हैं कि आज एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मुफ्त होते हैं, टैक्स का ऑर्डर मुफ्त होता है, 161 की प्रोसीडिंग मुफ्त होती हैं, तो उनकी मसूमियत को सलाम। टैक्स कोई हवा नहीं है। अगर हम लोग इसको एक प्रॉपर तरीके से पे करें, और जब हुकूमत हमारे लिए इतने इक़दाम कर रही है और अगर हम उनको पे बैक के तौर पे सही तरह से टैक्स देंगे तो हमारे लिए कोई मसाइल नहीं। मसाइल उनके लिए जो कि गलत और 2 नंबरी करते हैं। जब आप सीधे चल रहे होते हैं तो मसले कम पेश आते हैं। तो मैं समझती हूँ सब ख़वातीन को टैक्स नेट में आना चाहिए। जो कुछ ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इनके साथ ताउन करें और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि हमारा पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आगे होगा। मैं जो कहना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू ये कि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है इंक्यूबेटर्स सेंटर्स का, जहाँ आपको मेंटरशिप भी मिलती है, आपको फंडिंग भी मिलती है, सपोर्ट, गाइडेंस, ट्रेनिंग सब कुछ मिल रहा है। सो प्रॉब्लम्स हैं, मैं एग्री करती हूँ, बट सोल्यूशंस भी। मेरे नज़दीक टैक्स पे करने से बिजनेसेस ख़राब नहीं होते हैं। हमारे बिजनेसेस जो नहीं चल रहे उसके वजूहात और हैं। उसकी वजूहात हैं हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास सहूलियात नहीं है, हमारे पास ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है। हमें बहुत मुश्किल पड़ती है अपना बिज़नेस लगाने में, टैक्स देने में हमें मुश्किल नहीं पड़ती। जो एक औरत उठती है किसी काम के लिए, उसको आप जाने या ना जाने आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इससे ये होगा कि उसका रिटर्न आप पे भी आएगा। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस माई सेल्फ। व्हेन यू स्टैंड अप फॉर अदर वुमेन, गुड थिंग्स कम टू यू। जी हसन अली कादरी साहब, इस साल में जो साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला साल था, पहले साल यही रोना रोते रहे, साबका हुकूमतों ने जो किया उसको भुगत रहे हैं। तो इस साल में कोई नई सिमत ला सकी हुकूमत? बहुत शुक्रिया यूबी साहब, आपने मौका दिया बात करने का। देखिए बात यह है कि जो जब आप मुआवजा करते है ना किसी भी हुकूमत का या किसी भी पॉलिसी का,
تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہتری کیا لائی گئی ہے اور اس میں کیا چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور کیا چیزیں بہتر نہیں ہوئی. دیکھیں پھر جب ہم اس چیز کا توازن کرتے ہیں نا، توازن اگر کیا جائے تو بہتری لانے کی خواہش مند ضرور ہے حکومت، لیکن شاید وہ بہتری کا جو ثمر ہے جی وہ نظر نہیں آتا. تو جب اس کا توازن اس کا کیا جاتا ہے کہ بہتری کا ثمر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے یا جو اس کا پھل ہے نظر نہیں آ رہا، تو پھر ظاہر ہے چاہے عوام ہو چاہے میں ٹیکس ایکسپرٹ ہوں کوئی بھی ہو، وہ یہی کہے گا کہ بہتری لانے کی انٹینٹ ضرور ہے لیکن بہتری لائی نہیں کی. جیسے مثال کے طور پہ کہا گیا کہ جی نان فائلر کا ایک کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کا بالکل خیر مقدم کرتے ہیں. یہ کہا گیا کہ جی CNIC جو ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. خیر اس میں بھی مسائل ہیں اور پریکٹیکل مسائل ہیں کہ CNIC کے کیا مسائل آتے ہیں، وہ ٹریڈرز کے ایک پریکٹیکل مسائل. لیکن دیکھا جائے تو ایک انٹینٹ ضرور، انٹینٹ ہونے کے ساتھ جو بات نہیں ہوئی اور جو بات شاید موجودہ حکومت نہیں سمجھ رہی کہ دیکھیے آپ نے ایک ایک کر کے سارے مسائل کو حل کرنا. آپ نے اگر سسٹم بھی چینج کرنا تھا تو سسٹم کا باقاعدہ ایک آپ نے ایک طریقہ کار کرنا تھا. ایک آپ کمیٹی بٹھاتے، ایک تھنک ٹینک ہوتا، پراپر آپ ٹیکس سسٹم کو ریشنلائز کرتے. ٹھیک ہے. آپ نے اس چیز کے اوپر آپ نے جو دیکھیں ہم تنقید کرتے رہے پرانی حکومتوں پہ، اور ہم جب اپوزیشن میں بیٹھے تھے تو ہم کہتے رہے کہ حکومتوں نے غلط کیا کہ جی وہ ایک بجٹ رکھ لیتے تھے اور بجٹ کو میٹ اپ نہیں کر سکے. اور الٹیمیٹلی پریکٹیکل پرابلمس کی وجہ سے ہم نے کسی حد تک وہی کیا جو کنٹینیوٹی میں پہلے ہوتا آ رہا تھا. ٹھیک ہے وہ ہماری لمیٹیشنز بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن آج کا جو بڑا ہمارا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ ہم ہر سیکٹر کو اور ہر قسم کے ٹیکس پیئر کو ٹیپ کریں اور اس سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیں بغیر اس چیز کا موازنہ کیے ہوئے کہ اس وقت ہماری اکانومی کے حالات کیا ہیں، اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا ہے، اس وقت جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. دیکھیے اکانومی چلے گی تو آپ ٹیکس پیئر سے پیسہ لیں گے، اگر آپ کی اکانومی ہی نہیں چل رہی تو آپ ٹیکس پیئر سے کیسے پیسہ لیں گے؟ پھر آپ نے کہا ہاں جی ٹریڈرز کا ہم ایک دوسرے طریقے سے ٹیکس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، فکس ٹیکس کی طرف جاتے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے یہ پورے سال میں تجربات ہوئے ہیں، صرف تجربات ہوئے ہیں، اپنی سمت کو درست نہیں کیا گیا. پالیسی میں بہتری اس طرح لانے کی خواہش مند ضرور ہے، لیکن دیکھیں ابھی تک جو معاشی ٹیم کو تبدیلی کیا گیا، بجٹ پیش کیا گیا، ایک صلاحیتی پیکج پیش کیا گیا، لوگ بڑے خوش ہوئے، تاجر بھی بڑے خوش ہوئے. صلاحیتی پیکج کا بھی جہاں تک تعلق ہے، آپ ایمنسٹی کے بارے میں آپ جی ایمنسٹی بھی آئی، بات آپ جو کہہ رہے ہیں، دیکھیے بات ہے میرا ایک نظریہ ہے اس پہ، میں غلط ہو سکتا ہوں، میرا ایک نظریہ ہے اور میں نے بہت سارے اپنے دوستوں سے بھی ڈسکس کیا، اپنے سینئر سے بھی ڈسکس کیا جو ہمارے سے بھی سینئر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایمنسٹی آئی تھی اس ایمنسٹی کو آپ نے IMF کی لمیٹیشنز کی وجہ سے بند کر دیا. مجھے یہ بتائیے کہ ایمنسٹی اگر 2020 تک ہے تو ڈیکلیریشن فائل کر کے اب اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بات یہ کہ دیکھیے ایمنسٹی اگر آئی تھی تو اس کا ایک طریقہ وضع ہونا تھا پرانے ٹیکس پیئرز کو سہولت دینے کا. حسن بھائی میں آپ کی موقع میری طرف آ گیا نئے ٹیکس پیئر کے لیے. راؤ صاحب آپ تاجر ہیں، فیس کرتے ہیں روزانہ ٹیکسز کے معاملات کو. نئے ٹیکس پیئر کو نیٹ میں لانے کے لیے جو یہ بجٹ پیش کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واقعی نئے لوگ ٹیکس آئیں گے نیٹ میں، یا جو موجودہ جو ٹیکس پیئر ہیں وہی شکار ہوں گے دوبارہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ایوب صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. بات یہ ہے کہ نئے لوگ آئیں گے، بالکل وہ جس طرح سر نے بات کی کہ CNIC والا، لیکن آپ نے تو یہ کیا کہ جو سیکٹر آلریڈی آپ کو کچھ انکم دے رہا تھا آپ نے اس کے اوپر اتنی قدغنے اور اتنے اس کو مشکل حالات میں ڈال دیا کہ اس کو اپنی بقا کا مسئلہ پڑ گیا. سیلڈ پرسن بیچارہ جو ہے اس کو پہلے اس کی پریویس گورنمنٹ نے 12 لاکھ روپے تک اس کی لمٹ تھی، ہم نے اس کو کر کے 6 لاکھ لے. اب ایک عام آدمی جو 50,000 روپے کما رہا ہے وہ 60,000 کمائے گا تو وہ بیچارہ اس میں سے ٹیکس کیا دے گا؟ اس کے بعد اس کو نمبر 2 جو سیکٹر 5 سیکٹر 0 ریٹڈ پہ تھے، اب اس میں وہ ایک دم میں ہم وہ سیکٹر جو ہمیں ایکسپورٹ کر کے دینی تھی، جن پہ ہمیں بیس تھا اور جو ہمارا 20 25 30 50 سال سے ورکنگ تھی کہ جی یہ سیکٹر ہے، یہ ہماری ایکسپورٹ ہے، یہ ہی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. ہم نے ایک دم میں ان کے سوچے سمجھے بغیر سب کو 17%. وہ دیکھیں نا 2008 سے لے کے ہم 2018 تک کا جو موازنہ کرنے ایکسپورٹ تو ہماری کم ہوتی گئی ہیں. 26 ارب ڈالر سے ہم 12-13 ارب پہ آگے ایکسپورٹ بڑھانے کے چکر میں. یہ تو حکومت کا بھی پہلا سال تھا، لیکن اب وہ انہوں نے ریلیف بھی تو دی ہے نا آپ کو تاجروں کو.
हुकूमत ने अगर लो पोल्स ख़त्म करने के लिए बजट पेश किया है, टैक्स लगाए भी हैं, तो आपको फ़ायदे भी तो हैं उसके। नहीं, मेरे ख्याल में ये जो 17% वाला है जो एकदम में आपने अनाउंस कर दिया है, क्योंकि सिर्फ टैक्स नहीं सेक्टर, मतलब इस वक्त फ्यूल हमारा बहुत महंगा है, हमारी लेबर बहुत महंगी है, हमारे आप कई दफ़ा ये होता है कि आप वही चीज़ जी जी कराची से उतने पैसों में दुबई पहुंचा देते हैं जितने पैसों में आप लाहौर से कराची नहीं पहुंचा सकते। मैं कई दफ़ा सिर्फ इसलिए फिजिबल नहीं हो सका जी जी कि वो चीज़ में लाहौर से कराची तक पहुंचाने का किराया ज़्यादा था, कराची से दुबई या किसी भी और कंट्री में पहुंचाने का किराया कम था। हमने बजाय उन सेक्टर को हम एड्रेस करते, उनमें मसाइल में पैदा करते, हमने कहा ठीक है इसे परफॉर्म नहीं किया, इसमें 17% लगा दो, चलो ओके। तो आपकी नज़र में दो जो मैन्युफैक्चर हैं और स्मॉल इंडस्ट्री है छोटी, उसको अब ग्रो नहीं करेगी आपकी नज़र में जो ये टैक्सेस की वजह से? देखिए ना, अब मैं बात ये कि एक इम्पोर्टर आ गया जी जी, उसने लगाया, अब उसने खा वो जून में इंपोर्ट किया था, उस पर आपने कहा नहीं भाई अब तूने टैक्स स्पेशली दिया कि नहीं दिया, तूने अगले बंदे से 17% ले रहा है जी जी, अब वो उसी से ले लिया, उसके बाद वो सारी इंडस्ट्री को एकदम में कॉस्ट अच्छा नहीं राव साहब, टैक्स का मसला नहीं है। मैं जहाँ तक ताजरों से मिला हूँ ना, मैंने इंटरव्यूज किए हैं, मुझे सिर्फ ना खौफ है जो उनको ना वो रिटर्न का है, वो शोरा जमा करवाने का, वो कह रहे हैं जो हमें बताना पड़ेगा ना, सिर्फ खौफ है ताजरों में, वो टैक्सेस का मसला नहीं है। नहीं वो मैं आपको बताऊँ जी नहीं खौफ नहीं, इंडस्ट्री को तो इस बात का खौफ है क्योंकि देखें जो बंदा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ऑलरेडी सिस्टम है, वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है, खौफ वाली उसको बात ही कोई नहीं। जो मेजर इंपोर्टर है वो भी ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है, उसको क्या खौफ है, उसको पता है, क्योंकि जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो आप 100% उसका वी बॉक में चले जाते हैं, सर को पता है वो सारे सिस्टम के अंदर है, आपको खौफ का वाला मसला कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह के उसमें आप एकदम में आपने, अच्छा एक और बड़ी दिलचस्प बात में यानी कोई एक मुश्किल डाली हुई कि आपने टैक्स काटना भी है जी जी, और अगर आपने वो टैक्स नहीं बताया जी जी तो हम आपको जुर्माना भी करेंगे। नहीं वो तो आसान है, वो मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट ही आपने मेंटेन करना होता है, उसकी मुश्किल तो नहीं है कुछ ज्यादा उसमें। वो जो लोगों का एक ट्रेंड खौफ फैला दिया गया ना आवाम में, सीएन ऐसे नंबर गलत हुआ तो वो मैं फंस जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो नहीं, वो लोगों को सिर्फ खौफ था। नहीं, मैं इंपोर्टर की बात कर रहा हूँ जी जी, मिसाल के तौर पे अब हम क्या करते थे, हम इंपोर्ट की साल में टैक्स कटा, हमने साल बाद एक रिटर्न फाइल किया और हमने कहा कि जितना टैक्स कटा है गवर्नमेंट को मैंने पे ऑफ कर दिया, हमने कहा ये फाइनल, अच्छा वो भी खत्म कर दी, फाइनल लायबिलिटी वो भी खत्म कर दी, वो भी उसको कहा नहीं भाई तू टैक्स दे लेकिन हम तेरा ऑडिट भी करेंगे और उसके बाद तुम्हें दोबारा भी चेक करेंगे। नहीं राव साहब इतने मुश्किलात नहीं है जितनी हम, अच्छा उससे आगे चले जी मैं जी जी उससे आगे लगा ले कि ऑलरेडी खैर वो प्रीवियस गवर्नमेंट का भी है कि एक इंडस्ट्री तो चलो मुश्किल में जा रही थी जी जी, प्रॉपर्टी का सेक्टर वो था कि जो हम बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट थी बाहर से हमें अंदर आ रही जी जी, वो तो साहब को हुकूमत ही इन्वेस्ट ले गई ना वहाँ से, अब तो इस दफ़ा तो उन्होंने इसको प्रॉपर्टी वालों को कुछ रिलीफ भी दिया है। मैडम आप इकोनॉमिस्ट भी आप देखती हैं, हुकूमत को क्या चैलेंजेस थे जिनकी वजह से इस साल में वो अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर पाई? देखिए जी आप देख रहे हैं करंट अकाउंट खसारा था या ट्रेड डेफिसिट थे, क्या मसाइल क्या थे? देखिए बात ये है कि एक तो हमने देर की आईएमएफ के पास जाने के लिए, जी जी, हम कब एक मुल्क डिफॉल्ट के सिचुएशन पे था जी जी, जब हम आईएमएफ के पास गए तो आप मुझे बताएं कि हम एक दो मॉडल पे, वही मॉडल हमने अडॉप्ट किया जो पिछले गवर्नमेंट्स करती हैं कि आप जो है ये सारी इकोनॉमी जो है वो कर्जे पे चल रही है। जी जी, जब हमारा डेफिसिट आता है हर साल हमारा बजट जो होता है वो डेफिसिट पे जाता है और हम आईएमएफ के पास कशकोल लेके पहुंच जाते हैं। जी जी, लेकिन कोई भी ऐसी चीज, किसी भी गवर्नमेंट ने पिछले 2 डेकेड्स 20 इयर्स में किसी भी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट सेक्टर को, ऑर्गेनिक ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, जी जी, आपके अपने पाकिस्तान में अंदर जो हमारे जो है वो ग्रोथ जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी है। जी जी, और उसका जो एक कॉन्सिक्वेंसेस थे वो ये थे कि डॉलर को हमें, अपनी करेंसी को हमें डिवैल्यू करना पड़ा। जी जी, और इसके बाद डॉलर की जो है वो आज 162 मैडम मैं आपकी तरफ आता हूँ लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मैडम, तो आईएमएफ की शराइत को पूरा करने के लिए हमें अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ा।
डॉलर महंगा हो गया, और उसकी वजह से जो आप जैसे हमारे राव साहब ने बिल्कुल अच्छा, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की कि जो टेक्सटाइल का जो सेक्टर जो उस वक्त एक तो परफॉर्म इतना अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं कर रहा था, इस वक्त मार्केट में कंपटीशन है। अभी सिर्फ बांग्लादेश ने हमारा बहुत बड़ा शेयर ले लिया है मार्केट का, जो ग्लोबल मार्केट है उसमें हमारा एक्सपोर्टर के खा के थोड़ा बहुत करके जो भी वो करके वो एक फिर भी वो मुल्क में रेवेन्यू लेकर आ रहा था, लेकिन हमारा तो डॉलर लेकर आ रहा था। टैक्स नहीं ना मैडम देते लोग, इसीलिए तो कर्जा लेना पड़ता है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये हुआ कि आपने जब टैक्सेशन लगाई तो आपने जो आपका एक्सपोर्टर था, जो जिसने फिनिश गुड्स बनानी है, जिसने कपड़ा बना के या ड्रेस बना के या वैल्यू ऐड बना के आपको एक्सपोर्ट करके देना है, उसके ऊपर सारा आपने टैक्स का बोझ डाल दिया। और आपने उसको कहा कि जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे और आप रेवेन्यू लेके तब आप उसको अपना जो है वो रिबेट लो। अब मुल्क में हालात दो तरह से, आप देखिए उसके पास जो है, एक तो उसके पास अगर वो 100 मिलियन का कर रहा था तो उसके पास जो है वो कैपेसिटी रहेगी 50 मिलियन की, क्योंकि बहुत बड़ा चीज जो है चंक उसका जो है टैक्स में लेगा। इसका क्या मतलब है कि उसकी प्रोडक्शन कम हुई, उसकी पैदावार कम हुई और कम एक्सपोर्ट हुआ, कम डॉलर आया सेम, और इसके साथ साथ उसको जो है कुछ अपना, इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत बढ़ी, फ्यूल की कीमत बढ़ी, आपने जीरो रेटेड टैक्सेस खत्म किए, उन सब की वजह से उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहते हैं पैदावार की जो एक कीमत होती है वो बढ़ गई, और वो सारी उसने जो अपनी कीमत में डाल के जब वो मार्केट में बाहर दुनिया में बेचने गया तो वो जो है कंपटीशन से बाहर है। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई? आपको IMF ने 6 बिलियन दिया है, अगर हर साल IMF के 2 बिलियन उसने देना 3 साल के लिए, इसके बाद हमने उसको वापस कर दिया। मामला तो यही हुआ ना हुकूमत से 2 बिलियन के हिसाब से अगर आपकी जो है वो कि आपका GDP उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारी तरक्की उतनी 2 बिलियन का हमें नुकसान होता है इस सारे इकदाम से, तो फिर हम 3 साल के बाद उसी फॉर्मूले पे खड़े हैं कि हमें फिर से IMF के पैसे लेने, IMF से दोबारा पैसे लेंगे, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेंगे, IMF को देंगे, IMF से पैसे लेंगे, वर्ल्ड बैंक को देंगे, चाइना को देंगे। हम लोग ये टोपी क्यों घुमा रहे हैं? क्यों नहीं ऐसे होता कि आपका जो है गवर्नमेंट, मेरा ये ख्याल था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनिक ग्रोथ पे देखेगी, हमें अपना मॉडल चेंज करना है, हमें इंटरनली अपना ऑर्गेनिक, जैसे कि बांग्लादेश ने किया है, उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ बना के उन्होंने देखो एक तरफ की तरक्की, लेकिन वहाँ लोगों ने हुकूमत के साथ तावन किया था। हमारे मुल्क में ये अलमिया है, यहाँ हुकूमत से तावन नहीं किया जाता। जब वो लोगों को टैक्स में नेट में लाने के लिए हुकूमत कोशिश करती है तो वही सरापा एहतजाज हो जाते हैं। जो बेचारे वो जो फाइलर है वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, लेकिन वो मजबूर उनके साथ खड़े होते हैं। वहाँ एक्सपोर्टर का जो है ना वो किंग है। आपको पता है हर मुल्क में रिबेट सिस्टम है, वो रिबेट सिस्टम से के अलावा भी जो है हर मुल्क में उनको कहते हैं जी आप 20% दे देती हो गवर्नमेंट वापस, अगर वो $100 लेके आ रहा है $20 वो उसको वापस, वो तो हमारा यहाँ सिस्टम में ऐसा बना हुआ है, आज तक ना रिफंड किसी को वापस होते हैं ना रिबेट किसी को वापस मिलती है। इनपुट का तो सिस्टम भी खत्म हो जाए तो ये टैक्स सिस्टम भी बिल्कुल सही हो जाए। हसन कादरी साहब, इस साल में हुकूमत ने, ये 1 जून था, मैं जब से इस बीट को कर रहा हूँ कांग्रेस की को मैं देख रहा हूँ, आखिरी जो जून महीना होता था वो FBR के लिए ईद की तरह होता था और टैक्स पेयर के लिए मौत होता था। लेकिन इस साल में बिल्कुल खामोशी रही, कोई छापा नहीं पड़ा, कोई बैंक अटैच नहीं हुआ, कोई मार धाड़ नहीं हुई, बजट पूरा हुआ नहीं हुआ उससे हुकूमत कोई सरोकार नहीं था। आप क्या समझते हैं इस 5,550 अरब का जो टारगेट है, अब अगर ऐसी रहा तो ये कहाँ तक पूरा होगा, कहाँ तक अचीव कर पाएगी हुकूमत? ये आपका बड़ा अहम सवाल है, लेकिन उसके सवाल के बाद मैं एक और बात की तरफ भी आप लोगों को लेके आना चाहूँगा। जी। सबसे अहम बात है कि देखिए ये बिल्कुल खुशाइन बात है कि जैसे शब्बर साहब आए और उन्होंने कहा कि जी बग़ैर मेरी इजाज़त के किसी का बैंक अकाउंट अटैच नहीं होगा, एक रेट्स के कल्चर को ख़त्म किया गया ताकि टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस हासिल किया जा सके। जिसके ताजर सरापा एहतजाज रहते थे वो उनको खौफ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें जिस तरफ बेसिकली मैडम ने बात की, जिस तरह इकॉनमी के बारे में कह रही हैं, जब आप इसको एक बड़ी अहम बात के साथ लिंक करेंगे ना जी, देखें हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे टैक्सेस मेनली बेस्ड हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन रजीम के ऊपर। जी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन रजीम होती क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन रजीम ये है कि आप दरअसल जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर टैक्स ले रहे हैं। जी। आप इस चीज़ पे टैक्स नहीं ले रहे कि मैंने 100 रुपया कमाया तो मैंने उसके ऊपर टैक्स ले लिया। आपको ये चाहिए था कि जब ये हुकूमत आई थी तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन को डिस्करेज करके
डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आते और जो हकीकी तौर पे इनकम कमा रहा है उससे टैक्सेस लिया जाता है। तो हसन भाई हुकूमत के पास कुछ भी नहीं था, सर देखें, वो कर्जे देने थे, किस्तें देनी थी, सूद के पैसे देने थे, वो हुकूमत के पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अलावा कुछ हल ही नहीं था। देखिए आई डिसएग्री, आई टोटली डिसएग्री विद दिस, मैं आपसे इस पे इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखिए वजह क्या है, आप वजह को समझिए। वजह ये है कि आपके पास 13 मिलियन के करीब मोबाइल यूजर्स हैं, ठीक है, आपके पास डेटा मौजूद है, ई चलान का पूरा आपने सिस्टम बना लिया, सब कुछ आपने ही किया है ना जी। आपसे मुराद हुकूमत है। तो सवाल ये है कि आपको सबके लाइफस्टाइल का भी पता है, आपको सबकी फॉरेन ट्रैवलिंग्स का भी पता है, आपको सबके एसेट्स का भी पता है। हम जब ये कहते हैं कि जी बेनामी एसेट्स मौजूद हैं, विदाउट सोर्सेज एसेट्स खरीदे गए हैं, ठीक है ना जी, लाइफस्टाइल लोगों की इनकम से ज़्यादा है, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। देखें, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि देखें जैसे अभी हमारे जो दोस्त हैं राउफ साहब, उन्होंने कहा कि जी जो सेक्टर ऑलरेडी डूब रहा था आपने उसके ऊपर अटैक कर दिया। देखें ना, आपने रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी की तरफ जाना है, ठीक है। तो जब आप रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो आपने ये देखना है कि इनकम के ऊपर टैक्स हो, ना कि ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स हो, ठीक है। आपने ट्रांजेक्शन टैक्स को प्रमोट किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आप आ गए, 17% आपने सबको लगा दिया। एक ज़माने में तो ये बात हो रही थी कि जी सेल टैक्स जो है वो सिंगल डिजिट होना चाहिए, जी। सिंगल डिजिट क्या होना था, आपने जनाब 17% ही कर दिया। तो सवाल ये है कि जो 17% आपने जिसको किया है, आज की डेट में उसका मार्जिन क्या है? उसकी प्राइसिंग तब डिसाइड हुई थी जब डॉलर 120 का था या 110 का था, आज डॉलर 160 का है, उसका मार्जिन क्या है? तो सवाल ये है कि जिसका मार्जिन है, जिसकी इनकम है, उससे ज़रूर टैक्स लीजिए, लेकिन आपने ये भी देखना है कि आपने इंडस्ट्री को फैसिलिटेट भी करना है। अब बात आ जाती है नॉन फाइलर की, और जो नॉन कंप्लायंट होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ आप ज़रूर जाइए, लेकिन एक सवाल अहम ज़रूर है कि क्या आपने उनकी तरफ जाके भी उनसे वही टैक्स रेट लेना है जो कि आप करंट से ले रहे हैं, और क्या ये प्रैक्टिकल बात है कि हम इतने हाई टैक्स रेट्स दें? तो मेरी नज़र में ये नहीं है। टैक्स को रैशनलाइज होना चाहिए, ठीक है, टैक्स रेट्स रिड्यूस होने चाहिए, वॉल्यूम आप टैक्स पेयर्स का जरूर इंक्रीज कीजिए, या सेल टैक्स सिंगल डिजिट भी आ जाए, फिक्स जो टैक्सेशन वो ला रहे हैं वो, और आपने उसी चीज़ की कंटिन्यूटी की है कि ट्रांजैक्शन टैक्स को आपने प्रमोट किया है विदाउट सीइंग कि जी कौन कितना कमा रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, और उसकी बिजनेस की या इकोनॉमी की क्या हालात हैं। मैं इस बात को सेकंड करूंगा कि ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो इस वक्त के सिनेरियो के मुताबिक एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक तरह का आप समझ लें कि हमें डुबो रहा है हमारी इकोनॉमी को। यानी कि हमारी जो साहब हुकूमतें करती आ रही थी, इस हुकूमत ने भी उसी कंटिन्यूटी को जारी रखा है। ये चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि ना मैंने आपसे स्टार्ट में अपनी गुफ्तगू के जब आपके एक्सपर्ट भी आगे, माहिर आगे, टीम भी आगे, समर जो है नियत होना एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन जब तक उस चीज़ का समर नजर नहीं आएगा तो मैं आपकी बात कैसे मानूं? बिल्कुल ठीक है। राव साहब, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको हुकूमत अब भी, अगर हुकूमत उनको सहूलियात फराहम करे तो वो बूम कर सकते हैं, या इस जो बजट है इस पर अमल दरामद हो, कौन सा सेक्टर है आपकी नज़र में जो बैठ जाएंगे दोबारा? पहली बात तो ये कि दरअसल में ना गवर्नमेंट के ना नीयत उनकी थी कि भी हमने पैसे इकट्ठे करने, और वो वाकई मसाइल में थे। बताया मैडम ने कि वो IMF से लोन लेना था, पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, हर किस्म की, वो तो इन्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था हुकूमत को, लेकिन जितनी देर में गई उसका सारा खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। डेस्परेट डिसीजन जब लिए ना, उसमें आपने, मैं ये नहीं कहता कि सारे स्टेप उन्होंने गलत लिए, जी, मिसाल के तौर पे इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया, ठीक है, क्योंकि हमारा डेफिसिट इतना बड़ा है, जी, कि हम कुछ भी कर लें, कितनी मर्जी एक्सपोर्ट बढ़ा लें। वैसे राव साहब, इस दफा पहली दफा जो इंपोर्ट जो हुकूमत ने कम की है, जिसकी वजह से इनको वो हदफ भी पूरा नहीं हुआ, वो इंपोर्ट कम होने की वजह से हदफ नहीं पूरा हुआ। जो इस दफा हम इंपोर्ट करती थी, इस दफा बहुत कम इंपोर्ट हुई है, जहाँ से वो टैक्स इकट्ठा होकर आ जाता था, वो भी इनको खुसारा भुगतना पड़ा। नहीं, वो उसमें पता क्या, मेरे ज़हन में उसमें एक बात है, वो हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग हो, मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ हैं, जी जी, अब गाड़ियाँ ये ठीक है बहुत बड़ी हैवी किस्म की इंपोर्ट हो रही थी, ठीक है, उसमें ये हो रहा था कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी, वरना मैं साउथ अफ्रीका गया चैम्बर के डेलीगेशन के साथ, उन्होंने बताया कि वहाँ पे उन्होंने ये किया हुआ कि अगर कोई गाड़ी इंपोर्ट भी होती है तो वो एक जगह से बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ एक्सपोर्ट होगी, वरना नहीं जाएगी, ठीक है। मेरी नज़र में इंपोर्ट को डिस्करेज, जो मतलब रॉ मटेरियल्स नहीं है ना, जो बाकी लग्जरीज हैं, उनको बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए, और मतलब गाड़ियां की बजाय और प्लांट लगे, लोग मतलब फ्रांस से, जब आपको पता भी है कुछ फैसलाबाद में एक कंपनी ने शुरू किया था, किस तरह कर रहे थे, इंटरनेशनली उनको इनकरेज करें कि भी वो यहाँ पे आए,
तो एक इंडस्ट्री चल सकती है। इसी तरह मेरी नज़र में जो रियल स्टेट है जी जी उसको थोड़ा सा इंकरेज करना चाहिए। ठीक है। आप जब कह रहे हैं कि जी आप कैपिटल गेन लेंगे, कब लेंगे? ट्रांजेक्शन होगी नहीं, आप उसको कह रहे हैं भाई तुम 4 साल के बाद बेचोगे तो मैं तुमसे नहीं लूंगा। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने घर बना लिया है बेचने के लिए, फर्ज करो बिजनेस करना चाह रहा है, आप उसे कह रहे हैं ना तुमने बेचना नहीं है, तुम 4 साल इसको बचा के रखो, 4 साल बाद तुम्हें कैपिटल। ऐसे आप जिस तरह आप इंपोर्ट पे कह रहे हैं ना, इसी तरह अगर आप इंकरेज करें, इसी तरह प्रॉपर्टी की प्लॉटिंग है जी कि आप आए, इन्वेस्टर आते थे, प्लॉट लिया, बेचा, आप उन पर टैक्स लगा दें, ठीक है, बिल्कुल लगाएं। लेकिन आप इस तरह लोगों को डिस्करेज ना करें, उनके लिए पीरियड ना मेंशन कर दें कि नहीं भाई हम देखिए हर ट्रांजैक्शन के साथ थोड़ा सा टैक्स ले लें। ठीक है, जो सर तो आएगा ना आपको बिल्कुल उसको रेट कम कर दिया है कि आप सोर्स को पकड़े, आप लोगों को ना रोक ले काम करने से। मैं ये ना कहूँ कि अफजल यूबी साहब जो वो प्लाट कभी जिंदगी में ना ले सके, वो 50,000 से ज्यादा सोसाइटी वाले को पकड़े नहीं, आपको आप ले सर, आप जाके फर्ज करो किसी सोसाइटी से लेता है, आप उसकी पूरी सोसाइटियों को रेगुलाइज करें और उनको कहेंगे भी जो भी प्लॉट ट्रांसफर होगा उसका डॉक्यूमेंट आप हमें देंगे, उस पर भी तो होल्डिंग टैक्स कटेगा, उस पर ये टैक्सेस होंगे। यही तो हुकूमत ने किया, जो सोसाइटियां 4-5 साल प्लाट बेच के चली जाती थी, बाद में पता चलता था ये सोसाइटी गैर कानूनी है। ये इसीलिए किया, आवाम की बेहतरी के लिए हुई है, लेकिन समझ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, आवाम की बेहतरी के लिए मैं उस बात पे नहीं जा रहा, वो सही किया है। जी जी, देखिए ये तो नहीं हम कह रहे कि हमने पूरा बजट ही गलत बना दिया, ये सब कुछ ही उल्ट नहीं। जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो उसकी सेल के ऊपर हर्डल्स क्रिएट किए ना, वो कम कीजिए, बिल्कुल ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये ऐसा सेक्टर जो आपको फौरी पे कर सकता है। नंबर 2 एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसके मसाइल को देखें, उसकी एकदम में कॉस्ट ना बढ़ा दें, और अगर उसकी कॉस्ट भी आपने बढ़ानी है, अब जिस तरह ये रिफंड है, जी जी, रिफंड कैसे होगा? प्रोविजनरी नोट के जरिए, यानी पैसे जो आपने कैश दिए थे वो हम आपको एक प्रोविजनरी नोट देंगे, प्रोविजनरी नोट को पैसे तो नहीं है, उसके अगेंस्ट शायद आप बैंक में जाएंगे, बैंक में फिर एक लोन लेंगे, फिर उसके अगेंस्ट एक आप अगेंस्ट मार्कअप देंगे, बिल्कुल ठीक है, एडिशनल एक्सपेंसेस क्रिएट कर। मैडम लुबना साहिबा, आप इस पाकिस्तान को और दूसरे ममालिक से जब मुवाजना करते हैं, मसाले हम देते हैं दूसरे मुल्कों की, उस मुल्क ने जितना तरक्की किया उतने जिसने टैक्स दिए, इतनी सहूलतें मिलती हैं, पाकिस्तान में उस सहूलियात का ज़रूर फुकदान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हुकूमत कोशिश भी करती है। इसके बावजूद जो हमारे ट्रेडर्स हैं, टैक्स पेयर हैं, उस नेट में नहीं आना चाहते, खौफज़दा हैं, उनकी क्या वजूहत हैं और हुकूमत को कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जो आवाम खुश ना हो सकी, इन हुकूमत से खुश हो सकती हैं। लेकिन वैसे आपसे ना ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मैडम, देखिए जी, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एफबीआर को ठीक करना चाहिए था। जी जी, जो कि एक सोर्स है, सबसे पहले तो उसकी लीकेज को खत्म करना चाहिए था। एफबीआर की लीकेज को ही आप खत्म कर लें तो बहुत सारे आपके जो है वो मसाइल हल कर सकते थे। ठीक है। दूसरी चीज ये कि ऐसे इकदाम करने चाहिए थे जिसमें एफबीआर को इंस्ट्रक्शंस होते, सबसे पहले तो जो इनके इंस्पेक्टर्स है, जो एफबीआर के अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए जो है बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। होता ये है कि रिबेट लेने के लिए भी जो है, जैसे मेरे भाई ने बताया, रिबेट कमीशन देना पड़ता है, रिश्वतें देनी पड़ती हैं। वो अगर वो 1 करोड़ का है तो 25 लाख रुपए आप ले दे के, जब भी आपके पास इसके बाद आप बैंक में जाते हो, मजीद कोलैटरल दे के जो भी आपके पास रिबेट मिलता है वो 1 करोड़ का बजाय इसके आपको 40 लाख रुपया लेके वो तो हमारे वज़ीर आज़म साहब शुरू से कह रहे हैं बिहार में इस्लाहत लानी है। और अगर वो नहीं कंप्लाई करता है तो फिर उसके ऊपर जो भी उसके साथ होता है वो एक ट्रिब्यूनल में जाता है, ट्रिब्यूनल में 4 साल लग जाते हैं उसके फैसला होने में। जी जी। तो लिहाजा ये होना चाहिए कि जो एफबीआर के अपने स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए कहाँ पे कवानीन है और वो कितने उनके सख्त होने चाहिए कि वो किसी भी एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को, टैक्स पेयर को डरना नहीं चाहिए। जी जी। उसको पता हो कि हमारा भी जो है, हमें 4 साल नहीं लगेंगे ट्रिब्यूनल में जाके, हमें वकीलों को पैसे देके धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। रिपोर्टिंग जो उसकी इंस्पेक्टर की है, जो भी है एफबीआर का जो रिप्रेजेंटेटिव उसकी गलत है तो उसकी
रिप्रीमेंड हो, तो उसकी सजा हो, ताकि जो है वो एक खौफ का जो एक आलम है और ये जो करप्शन है वो एफबीआर से खत्म हो। दूसरी चीज ये है कि जब ये इंस्पेक्शन टीम्स जाती हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहिए। ट्रेन क्या करना चाहिए, उनका मोटो होना चाहिए कि हमने इस बिजनेस में ABC फैक्ट्रियों में हम जा रहे हैं, ABC में हमने ये देखना है कि क्या खिलाफ कानून है और वार्निंग देनी है और टाइम देना है उनको कि वो इसको ठीक करें, अपनी बुक्स को ठीक करें, लेकिन कोई ऐसे इकदाम नहीं करने कि फैक्ट्री बंद हो जाए, कोई ऐसी चीज नहीं करनी कि उनकी प्रोडक्शन पे कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये जो है हमारी इकोनॉमी को चला देखो वो थोड़ा सा जो हुकूमत और अवाम एक पार्टनर है, टैक्स पेयर दोनों पार्टनर के दरमियान जो एफबीआर है वो तो कलेक्शन है उसका काम, वो पार्टनरशिप में ये थोड़ा सा खौफ जो क्रिएट हो गया था इस दफा, तो हुकूमत ने किया, बाकायदा वज़ीर आज़म साहब ने खुद कैंपेन की इसको अवेल कर ले, लेकिन वो 15% लोगों ने नहीं की। देखिए बात ये है कि आपने मुझसे सवाल किया था कि बाकी मुल्कों में क्या होता है। तो बाकी मुल्कों में ये तमाम चीजें होती है जो मैं बता रही हूँ कि जो टैक्स के जो कलेक्टर्स होते हैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उनका रिवैम्प होता है और उनको ये उनके मैंडेट में होता है कि हमने किसी बिजनेस को बंद नहीं होने देना, हमने किसी बिजनेस को नुकसान नहीं करना, हमने उनसे पैसे, बिजनेस बंद हो गया, उनका नुकसान हो गया तो अफसरशाही खत्म होनी चाहिए, अफसरशाही खत्म होनी चाहिए और उसका एक तरीका है, टैक्स लेने का भी तरीका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूसरे ममालिक में जब टैक्स पेयर होता है उसको जवाब में भी कुछ मिलता है, उसको इज्जत भी मिलती है, उसको इज्जत भी मिलती है, उसकी सेहत जो है वो भी गवर्नमेंट के होता है, सहूलियात होती हैं, अस्पताल बेहतर होते हैं, उसके बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम मिलती है। यहाँ पे टैक्स पेयर के को कोई भी ऐसे फैसिलिटी जो है नहीं मौजूद। यहाँ का निजाम को बिल्कुल दुरुस्त करने की जरूरत है। तो बेहतर ये था कि अगर पीटीआई हैंड ऑन हैंड, जैसे आपने कहा कि टैक्स पेयर है और टैक्स कलेक्टर है और जो टैक्स कलेक्टर और गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को इस तीनों चीजों को अगर वो सिमल्टेनियसली इकट्ठे वो काम करती कि कुछ सेहत के लिए जो है वो आम आवाम के लिए जो है वो अस्पतालों का जो है वो जो ठीक करती है, सिस्टम ठीक करती, इसके साथ साथ वो जो है वो कुछ ना कुछ वापस आपको देना है टैक्स पेयर को इनकरेज करने के। वो तो भी आई बिल्कुल। राव साहब आप क्या तजवीज़ करते हैं हुकूमत को इस साल में क्या बेहतरी हुकूमत ला सकती है ताकि टैक्स पेयर भी खुश हो, आवाम भी खुश हो, हुकूमत भी अपनी सिमत को दुरुस्त कर ले? मेरा ख्याल में गवर्नमेंट के ओवरऑल जो स्टेप है उन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से, में भी कुछ पे गलत है सही है, पैसे इकट्ठे किए जाए और ये मैडम ने जो बात की ये बहुत कि भी उससे, क्योंकि पैसे इकट्ठे होंगे तो फैसिलिटी आवाम को दे सकते हैं ना। और ये बिल्कुल मैं इसको मिसाल इस तरह दूंगा, जिस तरह अगर आपको बाहर कहीं आप खड़े ना सड़क पर, आपको पुलिस वाला नजर आ गया तो आपको एकदम में कंफर्ट फील होती है कि ये मुझे गाइड करेगा, ठीक है, ये मेरी हेल्प करेगा। पाकिस्तान में आपको पुलिस वाला नजर आ गया ना, आपने कहा कि ये पता नहीं मेरे साथ कुछ करेगा, इसको ये हेल्प और बच के निकलते हैं। सेम विद द एफबीआर के लोगों को के दिमाग से एफबीआर का खौफ निकाला जाए। लोग यकीन करें कि जो ही उसको नोटिस आता है ना उसको अपनी पड़ जाती है, वो सर के पास जाएगा, सर कहेंगे अच्छा जी, यानी इतना आसान जरूरत नहीं मेरे जैसे बंदे की भी कि यार सीधा मैं टैक्स डिपार्टमेंट चला जाऊं। छोटी छोटी चीजों के लिए एक कंपनी को मैं जानता हूं, उनका ना एड्रेस गलत लिखा हुआ है, उसको नोटिस चला गया, उसने कहा जी ये मेरा एड्रेस नहीं था जनाब, ये एड्रेस है। अब देखें वो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है, उन्होंने कहा नहीं ये इस तरह तो नहीं ना होता कि आपका टैक्स रिटर्न ठीक हो जाए। आप एनुअल रिटर्न उसकी मंथली एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे टैक्स ले रहे हैं, उस पर आप तैयार हैं। मेरे ख्याल में लोगों में खौफ खत्म किया जाए और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल सही है, हर आदमी को टैक्स नेट में लाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप, ठीक है इस वक्त बड़ी एक वो पैदा हुई है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें सेटल होती जाएंगी। क्योंकि अब जब मुझे पता लग गया कि मैंने भी देना है, सर ने भी देना है, मैडम ने देना है, अब हर बंदे ने पता है कि यार मेरी ये मसाइल है, लोग डिस्कस कर रहे हैं। को नेट में आना चाहिए, नहीं बिल्कुल। देखिए ये तो ना आने वाली तो बात ही कोई नहीं। हर बंदे को जो इनकम, देखिए इनकम टैक्स है, जो बंदा इनकम कमाता है उसको टैक्स देना चाहिए। उसके आप उसके प्रॉब्लम यही तो है राव साहब। देखे ना अभी हसन अली कादरी साहब ने कहा था 13 करोड़ मोबाइल यूजर है, अब वो 13 करोड़ मोबाइल यूजर हो गए, 28 लाख हमारे कमर्शियल मीटर हैं बिजली के, 45 लाख एंटेन होल्डर है और गोशवारों की तादाद हमारी 10-12 लाख होती है। मुश्किल तो यही है ना, इसीलिए तो हुकूमत को परेशान। जी आपके पास डाटा आ गया, आप लोगों को अप्रोच करेंगे, ठीक है, उसको और उसके पास जाए, पहले उसको एकदम में उसके ऊपर थानेदार ना बन जाए, आप उसको जाए, उसे कहें भाई ये तुमने चीजें तेरे पास हैं। जिस तरह भी कल बात हो रही थी कि जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाई है,
उस वेबसाइट के ऊपर ये नहीं कहीं पे है कि भी आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, जी जी, जो 2-4 चीजें जो आपके कनेक्शन थे जो आपके वो दिखा दिए, एक बंदे को बताएं भाई तेरी सारी चीजें मेरे पास पहुंच गई हैं, बंदा खुद ही सीधा हो जाएगा। अब क्या कर, आप जिसने मीटर लगाया हुआ है, जिसने गाड़ी खरीदी है, जिसने ट्रैवल किया है, जिसने जो बड़ी हैवी फीसेस दे रहा है, ही मस्ट बी। लेकिन एक आम दुकानदार को आप एकदम में जाके कहें कि भाई वो बेचारा अकेला बैठा हो, कहते हैं आप रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने देने ही नहीं टैक्स। आपने जो बंदा नेट में आ जाता है उसके लिए इतनी हर्डल्स क्रिएट करते हो, एकदम में इतनी फॉर्मेलिटीज पैदा कर दी हैं। फॉर्मेलिटीज का मुश्किलात है मेरे ख्याल में, देने की मुश्किलात नहीं है, छत्तल है, उनको तमाम सहूलियत मिलनी चाहिए, लोगों को कंफर्ट में लेके आते हैं इंशाल्लाह। 2 अगस्त जी वो साहब का रिटर्न की रह गई, 2 अगस्त आखिरी तारीख है, और अगला फार्म अभी तक रिटर्न का आया नहीं है, उसकी 30 सितंबर आखिरी तारीख है। तो शब्बर जैदी साहब एक्सपर्ट हैं, माना बहुत आपके वो लाइन के चार्टर अकाउंटेंट भी हैं, क्या सूरत है, फिर दमादम मस्त अंदर होगा या फिर यही ऐसे रहेगा सिस्टम? देखिए, जहाँ तक एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जी हम पाकिस्तान टैक्स बार की कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे इसी ग्रुप में, तो वहाँ पे शब्बर जैदी साहब चीफ गेस्ट थे, वो वहाँ पे आए थे और उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात क्लैरिफाई की है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनके बात को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था जी जो 90 डेज का टाइम है आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ रिटर्न जी, वो आपको दिया जाएगा। जब फार्म आएगा उस दिन से शुरू होगा, आज से 90 डेज का टाइम शुरू होगा। तो मेरे नजरिए के मुताबिक 30 सितंबर हमारी डेडलाइन नहीं होगी, हमारी डेडलाइन काउंट होगी जिस दिन रिटर्न नोटिफाई की जाएगी उससे ऑनवर्ड 90 डेज। ठीक है, ठीक है जी, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आपने क्या की थी जी? मैंने वो पूछा था जो अब 2 अगस्त रह गई है रिटर्न, 2 अगस्त के हवाले से देखिए, 2 अगस्त के हवाले से जो है देखिए, अब वो तो ये है कि अब जिसने 2 अगस्त तक भी फाइल नहीं करनी जी तो ये भी साहब उसने अब कभी भी नहीं करनी, नहीं करनी, बिल्कुल सही। अब देखिए मसला क्या है, जो आप असल बात कर रहे थे, जो राव साहब से भी आपने डिस्कस की, देखिए मामला ये है कि टैक्स पे रिटर्न फाइल क्यों नहीं करता या क्यों नहीं करना रहता। मसला ये है कि हम ज़ाती तौर पर समझते हैं, मैं बीइंग एन एडवाइज़र समझता हूँ कि जैसे बाहर के मुल्कों की बात हो रही है, हमने यूके के क्लाइंट्स भी डील किए हुए हैं, HMRC को भी डील किया हुआ है, वहाँ पे विद इन आवर्स रिस्पॉन्स होता है सर जी, वहाँ पे बड़ा फ्रेंडली सिस्टम है। देखिए बात क्या है, बात ये है कि आपको ये चाहिए कि आप अपना टैक्स मॉडल डेवलप करें जहाँ पे लोग रिटर्न फाइल करें, हर टैक्स पेयर की कैपेसिटी के मुताबिक उनको टैक्स लगाएं, उससे टैक्स पे लगाया जाए और उससे टैक्स लिया जाए। जैसे रिटेल सेक्टर है तो अगर फिक्स टैक्स रिजीम रिक्वायर्ड है तो लगाया जाए, तो फिक्स टैक्स अब ला रही है हुकूमत, ला रही है, रजिस्ट्रेशन का मामला भी आसान कर रही है। जी मैं अर्ज कर लूँ जी जी कि देखिए जो आउटपुट है ना, हमने उस पर फोकस करना है कि हुकूमत को इस वक्त एक अमाउंट की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत ने IMF के मामलात भी सीधे करने, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन उसका तरीका ये है कि एक चीज़ कहलाती है रिवर्स इंजीनियरिंग। जी, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि आपने आउटपुट देखना है और उस आउटपुट को अचीव करने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जो मेरे पास करंट टैक्स पेयर है उसको मैं स्क्वीज करूं, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपनी इकोनॉमी को भी डीरेल कर दूंगा। ठीक है। दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इनकम का मवाजना करूं, लोगों के डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, उसके साथ साथ मैं टैक्स पेयर इंक्रीज करूं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये भी सब बड़ी एक सिंपल सी बात है। देखें जैसे इन्होंने कहा कि आपने कहा कि जी बैंक अकाउंट जो है बायोमेट्रिक होने चाहिए, जी जी ठीक हो गया जी। आज की तारीख में कौन सा ऐसा शख्स है जिसके बैंक अकाउंट बायोमेट्रिक नहीं है? जो भी प्रॉब्लम्स आई नहीं आई, किया तो सही ना जनाब। अब बात है कि इसी तरीके से रिटर्न का भी मामला ये है कि आप सिंपल वेबसाइट एक दे दीजिए, ठीक है, उस पे आप तमाम एसेट्स तमाम चीजें उनकी दे दें। इस दफा जो आप वेल्थ स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं या रिटर्न देना चाह रहे हैं, आप एक सिस्टम क्यों नहीं बना सकते हम कि जिसको हम कनेक्ट कर दें डायरेक्टली नादरा के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, सारी चीजों के साथ, कि आदमी अपना CNIC डाले और उसका एक फॉर्म फिल्ड आ जाए और उससे कहा जाए कि जी आप ये फॉर्म फिल करके अपना रिटर्न फाइल करें। ठीक है, ये चीजें की जा सकती हैं। देखें जो वर्ल्ड बैंक से पैसे आते हैं वो जरूरी नहीं है कि जो वर्ल्ड बैंक से हमें मुराद आई है या जो हमें एक फंड एलोकेट हुआ है उससे हमने FBR हाउस की एक अच्छी बिल्डिंग खरीदनी है, या हमने FBR हाउस के अंदर अच्छे AC लगवाने हैं, या हमने कैबिन्स बेहतर डेवलप करने हैं। देखें किसी भी मुआशरे के अंदर जो टैक्स का मामला होता है उसमें टैक्स प्लानिंग की जाती है, प्रोबिंग नहीं होती। टैक्स प्लानिंग टैक्स पेयर का एक लीगल राइट है। टैक्स एडवाइजर्स भी टैक्स प्लानिंग करते हैं
ٹیکس ایڈوائزر ریٹرن فائل کرتے ہیں. جو پروبنگ ہوتی ہے وہ ایک پیریڈ آف ٹائم کے بعد ہوتی ہے. تو میں ذاتی طور پہ ایڈوائز یہ کروں گا کہ ہمارا جو ایک ٹیکس ماڈل ہے وہ چینج کیا جائے, ایک ٹیکس کلچر ڈیولپ کیا جائے جس میں انکم کے اوپر ٹیکس ہو, ڈائریکٹ ٹیکسز کو پروموٹ کیا جائے. ویلتھ کے اوپر ٹیکس ہم لگانا نہیں چاہتے. کیوں نہیں لگانا چاہتے؟ یہ لگنا چاہیے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, دیکھیں الٹیمیٹلی جو بھی ملک کے لیے ضروری ہے وہ ہونا چاہیے, اور ٹیکس جو ہے اگر ویلتھ ٹیکس بھی ضروری ہے تو وہ بھی لگنا چاہیے. لیکن دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جب ڈائریکٹ ٹیکس کے ماڈل سے نکل کے انڈائریکٹ ٹیکس کے ماڈل پہ آتے ہیں تو آپ اپنا مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی تباہ کر دیتے ہیں, آپ بزنس مین کو بھی پریشان کرتے ہیں, آپ کنزیومر کو بھی پریشان کرتے ہیں, اور آپ سمجھیے آپ نے اس وقت پوری ایک سپلائی چین تباہ کر دی. حسن غالب قادری صاحب آپ کو بہت شکریہ, راؤ صاحب آپ کو بہت شکریہ, میڈم آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.